बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा लास्ट एपिसोड। मैं इस राज से बेखबर नहीं हूं कि तुमने हलब की विलायत अपने छोटे भाई इमादुद्दीन के हवाले करके मौसल और सिंजार की विलायत पर क्यों कनात इख्तियार कर ली है। मौसल और सिंजार का इलाका भी मेरी दस्तरस से दूर नहीं। अगर मुझे अपने दरमियान मुआहदे का पास ना होता तो अब तक मेरे घोड़े तुम्हारे तख्तो ताज को पामाल कर चुके होते। सुल्तान आदिल का भतीजा होने की हैसियत से तुम्हें एक खास रियायत देता हूं कि अगर तुम मेरे इताअत गुजार होने की हैसियत से मौसल और सिंजार के बाशिंदों के हकूक की हिफाजत करो तो तुम्हारा इक्तदार भी महफूज रहेगा और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा। सुल्तान अयूबी ने यह खत इज़ुद्दीन मसूद को वाली मौसल की हैसियत से उस वक्त लिखा जब वो हलब की इमारत को अपने भाई इमादुद्दीन के लिए छोड़कर खुद मौसल में मुंतकिल हो गया था। मलिक सालेह की वफात के बाद इज़ुद्दीन मसूद हलब का वाली करार पाया तो उनकी खानदानी तकसीम के मुताबिक उसका छोटा भाई इमादुद्दीन मौसल और सिंजार के इलाके का वाली बना। लेकिन चंद माह के बाद ही ये अजीब इंकलाब आया कि इज़ुद्दीन मसूद ने हलब की विलायत छोड़कर मौसल की विलायत कबूल कर ली और वाली मौसल इमादुद्दीन हलब का वाली बन गया। इज़ुद्दीन मसूद जब जानिब मौसल हुआ तो रजी खातून और शम्सो निसा उसके साथ थी। ये बहुत बड़ा काफिला था जिस पर शाही मालो असबाब लदा हुआ था। उस इंकलाब पर हर कोई हैरान और परेशान था कि इज़ुद्दीन मसूद हलब जैसे जरखेज सरसब्जो शादाब इलाके और ताकतवर अफवाज की विलायत अपने भाई इमादुद्दीन को सौंप कर मौसल और सिंजार के बंजर इलाके की हुकूमत पर कैसे काने हो गया। दरअसल वाली हलब की हैसियत से इज़ुद्दीन मसूद के अमीर और वजीर उससे इतनी रकमों का दिन रात मुतालबा करने लगे थे जो वो दे नहीं सकता था, क्योंकि खजाने में इतनी सकत नहीं थी और वसाइल आमदन भी महदूद थे। उसने अपनी दानिशमंदी से मलिक सालेह के 5 सरकश उमारा से तो जान छुड़ा ली थी, लेकिन नित नए मुतालबे करने वाले इतने सारे उमारा को नाराज करके उसके लिए हुकूमत चलाना मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ वो सलाहुद्दीन अयूबी से बहुत डरता था। उसे ये खदशा भी था कि सलाहुद्दीन अयूबी को हलब की तामीर तरक्की, जरखेजी और शादाबी और उसके दिफाई महल्ले वकू के बाइस उसे दिलचस्पी है और वो जरूर उस पर कब्जा करेगा। फिर इज़ुद्दीन उसके खिलाफ आमने सामने की जंग से डरता था, जबकि उसका छोटा भाई इमादुद्दीन निहायत फाजिर और जालिम इंसान था और सलाहुद्दीन अयूबी के सख्त खिलाफ था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का खत पढ़कर इज़ुद्दीन मसूद का खून खोल उठा, लेकिन अपनी सियासी अय्यारी के बाइस उसने खामोश रहने में ही आफियत समझी। इज़ुद्दीन मसूद को इत्मीनान हो गया कि रजी खातून उसकी जोजियत में खुश है और अब उसके कामों से मुतल्लिक उससे पूछगछ नहीं करती। रजी खातून ने उससे यह भी नहीं पूछा था कि उसने इमादुद्दीन के साथ इमारतों का तबादला क्यों किया है। रजी खातून ने जिस मकसद के लिए शादी की थी वो तो पूरा ना हुआ, ताहम वो इस बात पर मुतमईन थी कि वह मौसल के महल्लात की पुरअसरार दुनिया के अंदर आ गई है, जहां वो सुल्तान अयूबी के जासूसी निजाम को मजीद मजबूत बना रही थी। शम्सो निसा और इब्ने उस्मान के जरिए सुल्तान अयूबी के जासूसों को काहिरा तक मौसल की ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाना मुमकिन हो गया था। आप इसे शिकस्त ना कहें, एक सालार ने सुल्तान अयूबी को मायूसी के आलम में देख कर कहा, बैरूत वही है जहां पहले था। हम इस शहर पर एक और हमला करेंगे। मैं बैरूत को मुहासरे में लेने आया था, लेकिन मैं खुद मुहासरे में आ गया और मुझे मुहासरा उठाकर पसपा होना पड़ा। यह शिकस्त नहीं तो और क्या है। हमें तस्लीम करना होगा कि यह हमारी शिकस्त है। मैंने अपने इस हदफ का इजहार अपने आला सालारों के सिवा किसी के सामने नहीं किया था, लेकिन अब मालूम हुआ कि हमारे सालारों में भी ईमान फरोश मौजूद है। खेमे में सन्नाटा तारी हो गया। सुल्तान अयूबी ने बर्री और बहरी अफवाज के जरिए बैरूत का मुहासरा करने का खुफिया मंसूबा बनाया। उसके लिए अफवाज का वसी इंतजाम किया, लेकिन बैरूत के शाह बाल्डोन को अपने जासूसों के जरिए उस मंसूबे का बरवक्त पता चल गया। शाह बाल्डोन ने बड़ी खामोशी से सुल्तान अयूबी को अपने जाल में आने दिया। जब सुल्तान अयूबी को दुश्मन की चाल समझ आई तो थोड़ा सा नुकसान उठाकर अपनी फौजें निकालने में कामयाब हो गया। तवील सफर के बाद अब उसने कई दिन से नौसेबा के मकाम पर पड़ाव किया हुआ था। सुल्तान अयूबी बेचैनी से टहल रहा था। उसके सामने खड़े 2 सालार सुल्तान अयूबी के जवाब पर खामोश थे। तुम दोनों क्या सोच रहे हो? सुल्तान अयूबी ने टहलते टहलते अपने काबिल एतमाद सालारों से सवाल किया। मैं सोच रहा हूं कि आप इसी तरह गुस्से की हालत में रहे तो आपके फैसले मजीद नुकसान का बाइस बन सकते हैं।
एक सालार ने कहा। और मैं ये सोच रहा हूं कि हमारा दुश्मन हमारी जड़ों में उतर चुका है, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। हमारी जंग सलीबियों से है और हमारा मकसद बैतुल मुकद्दस की बाजियाबी है, लेकिन मुसलमान उमरा में से एक अमीर भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। इज़ुद्दीन और इमादुद्दीन कहाँ है? क्या उन्होंने हमारे साथ मुआहिदा नहीं किया हुआ कि जरूरत के वक्त वो हमें अपनी फौजें देंगे? उनका रवैया ये बताने के लिए काफी नहीं कि वो अब भी सलीबियों के हाथों में खेल रहे हैं। सुल्तान अयूबी टहलते टहलते रुक गया और कहने लगा, जब गैर मजहब के असरात कबूल किए जाते हैं तो उसका नतीजा यही होता है जो हम देख रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहया तहजीब व सकाफत मुसलमानों में दाखिल कर दी है। जब तहजीब बदल जाती है तो मजहब एक कमजोर सा खोल बनकर रह जाता है, जिसे उतार कर फेंका भी जा सकता है, और कभी कौम को धोखा देने के लिए ये खोल ऊपर चढ़ाया भी जा सकता है। हमें शिकस्त जरूर हुई है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मायूस होने की जरूरत नहीं, हम इस शिकस्त को फतह में बदल सकते हैं, एक सालार ने कहा। बात अगर मैदान जंग में ही हो तो मैं बाजू कटवाकर भी मायूस ना होता, लेकिन मुश्किल ये पैदा हो गई है कि दुश्मन हमारे अंदर तक दाखिल हो चुका है। सलीबियों और यहूदियों ने अपना तहजीबी जहर पुरकशिश और तलिस्माती तरीके से हमारे अंदर तक उतार दिया है, हत्ता कि हमारे अहले इल्म का तबका कुरान को लेकर दुश्मन के दिफा पर उतर आया है। कुरान कहता है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन हमारी कौम के दानिश्वर उनके खिलाफ लड़ने वालों को अमन दुश्मन करार देते हैं, और कुरान ने जिनको दुश्मन कहा उनकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ाते हैं। ये लोग अजान के एहतराम में खामोश हो जाते हैं, लेकिन खुद उनके दिलों में गिरजों के नाकूस बज रहे होते हैं। सुल्तान अयूबी ने कुछ देर तवक्कुफ किया और फिर गोया हुआ, किबला अव्वल अपनी आज़ादी के लिए उम्मत रसूल को पुकारता रहेगा, और उस पुकार पर कोई मुसलमान लब्बैक नहीं कहेगा, और अगर कोई हमारे जैसा सरफिरा उठेगा तो ऐसे दीवानों को खुद हमारे हुक्मरान धोखा देते रहेंगे। अमीर मोहतरम, मुसलमान माए बांझ नहीं हुई, वो मुजाहिदीन को जन्म देती रहेंगी, एक सालार ने कहा, और ये मुजाहिदीन अय्याश हुक्मरानों के हाथों में खिलौना बनते रहेंगे। सुल्तान अयूबी के लहजे में तंज और तलखी नुमाया थी। और फिर मुसलमानों की फौज भी अय्याश सिपाहियों का गिरोह बनकर रह जाएगी। उसके सालार मुसलमानों का दिफा करने की बजाय दुश्मनों की जरूरत पूरी करने के लिए उनके हाथों में खेलते रहेंगे। सुल्तान मोहतरम, मैंने अपने छापामार दस्तों को दूर दूर तक फैला दिया है। फरंगियों से छोटी छोटी झड़पों की खबरें आ रही हैं, और मुझे शक है कि कुफ्फार का अड्डा कहीं बाहर नहीं बल्कि मौसल में है, और वाली मौसल उन्हें पनाह दे रहा है। सारिम मिस्री ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे उसकी जल्द ही इत्तला मिल जाएगी और उसका कोई बंदोबस्त भी हो जाएगा। हमारी बहन रजी खातून मौसल के अंदरूनी महाज पर बड़ी हिकमत से जंग लड़ रही है। शाह बाल्डोन से मुलाकात के बाद मौसल से आए हुए 2 एलचियों को बैरूत के शाही मेहमान खाने में ठहराया गया। शाही अहकाम के मुताबिक उनकी तवाज़ो में कोई कसर ना छोड़ी गई। वो सलीबी बादशाह से इज़ुद्दीन मसूद की पुश्त पनाही के लिए मुआहिदा करने आए थे। उस मुआहिदे में कामयाब पेशरफ्त के बाद अब उनकी दिलचस्पी महज इस चीज में रह गई थी कि शाह बाल्डोन उन्हें ज्यादा से ज्यादा अय्याशी करवाए और इनामो इकराम से नवाजे। उनकी हालत भूखे भेड़ियों जैसी थी। मेहमान खाने के अफसर ने जब उन्हें बताया कि आज रात को उनकी खिदमत के लिए ऐसी लड़कियां दी जाएंगी जो उन्होंने कभी नहीं देखी होंगी, तो उनकी बाछें खुल गई। एक एलची जो वाली मौसल इज़ुद्दीन मसूद का फौजी मुशीर था और 50 साल की उम्र का आदमी था, अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता शराब के जुर्रे ले रहा था। वो उस रकासा का बेताबी से इंतजार कर रहा था जिसके हुस्न के अफसाने उसे सुनाए गए थे। सियाह लबादे में मस्तूर लड़की जब उसके कमरे में दाखिल हुई तो एलची फहोश अल्फाज कहते हुए नदीदों की तरह उससे लिपट गया और उसके चेहरे को बेनकाब कर दिया। जो ही वो बेनकाब हुई, एलची के बड़े हुए हाथ ढीले पड़ते चले गए। लड़की ने एलची की तरफ देखा तो हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी जैसे उस पर किसी ने सहर कर दिया हो। वो बिल्कुल खामोशी से शाही मेहमान को देखती रही और फिर वो अपने नीम उरिया जिस्म को ढांपने के लिए अपने बाजुओं की ओट सी बनाने लगी। एलची ने जब लड़की को गौर से देखा तो उसे एक हिचकी सी आई। तुम सायरा, एलची ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लड़की खामोशी से उसे देखती रही जैसे उसकी जबान गूंग हो। सायरा, तुम सायरा हो? एलची ने घबराई हुई हैरत ज़दा आवाज में एक बार फिर पूछा और फिर वो खिसियानी हंसी हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे गलती लगी है। तुम्हारी शक्ल मेरी एक बेटी से मिलती जुलती है, उसका नाम सायरा है। आपको गलती नहीं लगी, मैं सायरा ही हूं।
जिस पर आपकी बेटी होने की तोहमत मौजूद है। अचानक लड़की की जबान खुल गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं ही आपकी बेटी हूं। महल्लात में दूसरों की बेटियों को नचाने वाले की अपनी बेटी भी नाच सकती है। एलची लड़खड़ाया और पलंग पर गिर पड़ने के अंदाज में बैठ गया। उसकी जबान बंद थी। सायरा उसी की बेटी थी। बाप बेटी को जुदा हुए 2 साल हो चुके थे। ईमान फरोशों की बेटियां इस्मत फरोश ना बने तो और क्या बनेंगी। सायरा अपने बाप के सामने खड़े होकर दांत पीस रही थी। आज अपनी इज्जत और गैरत का अंजाम देख। तू अपनी बेटी की इस्मत का गाहक है। तेरी बेटी तेरी ख्वाबगाह में रात गुजारने आई है। ला मेरी उजरत निकाल। आखिर मैंने तेरे साथ रात बसर करनी है। सायरा ने तेजी के साथ हाथ आगे करते हुए कहा, तू उसके बाप की जबान हकलाने लगी। तू घर से भाग आई थी। मैं बेगैरत नहीं, तू बेगैरत है। जो बाप अपनी बेटी की हम उम्र लड़कियों को नचवाता हो, शराब के नशे में धुत रहकर बेटी के सामने उनसे 10 दराजियां करता हो, उस बाप की बेटी गैरतमंद कैसे बन सकती है? वो भी रकासा और तवाइफ ही बनती है। बाप शादी कर दे तो शोहर को धोखा देती है। हलब में तेरे घर पर सलीबी आते थे। उनकी दी हुई शराब और लड़कियों में तू मस्त रहता था। सलीबी तेरी बेटी से छेड़छाड़ करते तो तूने ये भी गवारा किया। मैंने उनसे रक्स सीखा तो तू खुश हुआ। सलीबियों की खुशनुदी के लिए तुझे हर बेगैरती कबूल थी। उस माहौल में एक सलीबी ने मुझे सुनहरे बाग दिखाए तो मैं तेरे घर को खैरबाद कहकर अपने ख्यालों की जन्नत को रवाना हो गई। सलीबी ने मोहब्बत का फरेब देकर मुझे बेच डाला। फिर मैं तुझ जैसे बेशुमार दौलतमंदों की तफरीह का जरिया बन गई। मुझे शाही रकासा की हैसियत से रख लिया गया। आज मेरा अपना बाप मेरी इस्मत का गाहक है। एलची ने अपना सर अपने हाथों में थाम लिया। उसके जिस्म पर लर्जा तारी था। आज तू अपने ईमान की कीमत सलीबियों से वसूल करने आया है। सायरा ने हिकारत आमेज लहजे में कहा, किबला अव्वल का सौदा करने आया है। सलाहुद्दीन अयूबी को नीचा दिखाने के लिए इन सलीबियों की मदद हासिल करने आया है, जो यहां अपनी महफिलों में खाना काबा और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिस्मार करने की बातें करते हैं, मुसलमानों की इस्मतों से खेलते हैं। यह कहते हुए उसकी आवाज भर्रा गई, ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। मैं अपने बाप के गुनाहों की सजा भुगत कर इस दुनिया से चली जाऊंगी। उसके बाप ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने उठकर दीवार से लटकी हुई तलवार उतारी और सायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, अपने हाथों से मुझे खत्म कर दो। शायद मेरे गुनाहों का कफ्फारा अदा हो जाए। अपने बाप की जज्बाती हालत और शर्मसारी के आंसू देखकर सायरा का लहजा तब्दील हो गया। अब्बा जान, मरकर ही गुनाहों का कफ्फारा अदा नहीं होता, जिंदा रहकर भी कफ्फारा अदा किया जाता है। आपके खुद को कत्ल करने से शाह बाल्डोन को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर आप उनकी नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए जीना मरना सीख लें तो उम्मीद है कि हमारे गुनाहों का कफ्फारा अदा हो सके। मुझसे सलीबियों के अज़ाइम अब पोशीदा नहीं। वो इज़ुद्दीन जैसे मुसलमान उमारा की बेवकूफ़ियों पर हंसते और सलाहुद्दीन अयूबी की कामयाबियों पर फिक्रमंद और तशवीश में मुब्तला होते हैं तो खुद ही समझ आ जाती है कि मिल्लत इस्लामिया का हकीकी रहनुमा कौन है, वही जिसको मिटाने की दुश्मनाने इस्लाम कोशिश कर रहे हैं। बेटी की ये बातें सुनकर बाप ने शिकस्त खोर्दगी के आलम में बेटी की तरफ देखा। मेरी दानिस्त में हम दोनों की निजात इसी में है कि हम दोनों यहां से फरार होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास पहुंचकर उसे वो सारा मंसूबा बताएं जो उसके खिलाफ शाह बाल्डोन के साथ आपने तैयार किया है। यही बात हमारे गुनाह बख्शवाने का जरिया बन सकती है। मैं तैयार हूं, लेकिन हम यहां से निकलेंगे कैसे? बाप ने कहा। यह इंतजाम कोई मुश्किल नहीं। बाप ने बेटी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। सायरा के बाप ने अपने मेजबानों से ख्वाहिश जाहिर की कि वो जरा सैर के लिए जाना चाहता है। उसे घोड़ा दे दिया गया। वो शहर के एक हिस्से में पहुंचा जहां उसकी बेटी छुपी हुई थी। वो साथ होली। महल की डेवड़ी में एक तरफ एक लाश पड़ी हुई थी। ये हिफाजती दस्ते के एक सिपाही की लाश थी जिसे हाकिम शहर इब्ने उमर ने एक मशकूक दरवेश को कत्ल करने के लिए भेजा था। इब्ने उमर सारी रात उस सिपाही का इंतजार करता रहा। सुबह उसे इतला मिली कि उसके घर के सामने एक लाश पड़ी हुई है। वो बाहर आया। सड़क पर उस सिपाही की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई थी और जबान बाहर आ गई थी। गर्दन के गिर्द पड़ी हुई रस्सी के साथ एक कागज बंधा हुआ था। हाकिम शहर लाश को उठवाकर महल में ले आया था। इज़ुद्दीन मसूद लाश के साथ बंधा हुआ कागज पकड़े हुए पढ़ रहा था। इज़ुद्दीन मसूद वाली मौसल के नाम, तुम्हारे हाकिम शहर इब्ने उमर ने इस आदमी को मेरे कत्ल के लिए भेजा था। मैं इसकी लाश इज्जत व एहतराम के साथ उसकी दहलीज पर रख चला हूं। जिस तरह उसकी लाश तुम्हें मिली है,
एक दिन तुम्हारी लाश भी तुम्हारे महल की दहलीज पर पड़ी होगी। इब्ने उमर जैसे खुशामदी लोग कभी किसी के वफादार नहीं होते, यही लोग तुम्हारे जवाल का बाइस बनेंगे। हमारी ताकत का शायद तुम्हें कुछ अंदाजा हो जाए कि तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन, जो बैरूत के सलीबियों से दरपर्दा मुआहिदा करने गया था, वो अब सुल्तान अयूबी के पास है। तुमने अपने सलीबी सरपरस्तों को मौसल के कोहिस्तान में जंगी साजो सामान और आतिशगीर मादे के लिए जो खुफिया अड्डा फराहम किया था, उसको हमने नजर आतिश कर दिया है। हम जिनों की तरह तुम पर गालिब रहेंगे और तुम हमें देख नहीं पाओगे। तुम्हारी निजात इसी में है कि किबला अव्वल की आजादी के लिए सुल्तान अयूबी की सच्ची इताअत कबूल कर लो और अपनी फौज उसके हवाले कर दो। इज़ुद्दीन मसूद ने तहरीर पढ़ी और कागज इब्ने उमर को देकर गहरी सोच में गुम हो गया। मुझे इतला मिली है कि मस्जिदों में भी इस नए दरवेश के चर्चे हो रहे हैं। इज़ुद्दीन गोया हुआ और अब इस तहरीर से यह साबित हो गया कि यह कोई दरवेश नहीं बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी का जासूस है, जिसने हमारे हलीफ सलीबियों का आतिशगिर मादे का जखीरा तबाह किया है। मैं इसे जमीन की तह से भी निकाल लाऊंगा और इबरत का निशान बना दूंगा। इब्ने उमर ने बढ़ हाँकी, उस एक आदमी के खात्मे से तुम सलाहुद्दीन अयूबी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें कुछ और सोचना है। इज़ुद्दीन ने कहा, मैं ये चाहता था कि सलीबी अयूबी पर हमला कर देते, लेकिन मालूम नहीं वो आगे क्यों नहीं आए। शायद वो यही चाहते हैं कि मैं बराह रास्त टक्कर लूं, फिर वो अपने छापा मार दस्तों से सलाहुद्दीन के पहलुओं और अकब में उसकी रसद पर शब खून मारते रहे। इस तरह क्या मुझे मैदान जंग में बरतरी हासिल हो जाएगी? जरूर होगी, इब्ने उमर ने खुशामदाना लहजे में कहा। इस तहरीर में सही लिखा है कि तुम खुशामदी हो, इज़ुद्दीन ने खफगी के अंदाज में कहा। मैं एक उलझन में पड़ा हुआ हूं और तुमसे मशवरा करना चाहता हूं और तुम मुझे खुश करने के लिए बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। उसने ताली बजाई। एक नौजवान खादिमा दौड़ी हुई आई। उसने झुककर सलाम किया। दरबान से कहो कि लाश उठवा ले और कहीं और दफन करवा दे, और हाँ, तुम सुराही और जाम ले आओ और दरबान से कहना कि किसी को इधर ना आने दे। ये कहकर इज़ुद्दीन इब्ने उमर को साथ लेकर अपने खास कमरे में चला गया। शाह आर्मीनिया रहूपन ने मेरे पैगाम का जवाब दे दिया है, इज़ुद्दीन मसूद इब्ने उमर से कह रहा था। वो अपने दारुल हुकूमत तल खालिद से हरजम जा रहा है। मुझे भी उसने हरजम बुलाया है। मैं 2 रोज बाद उसे मिलने जा रहा हूँ। खादिमा ने प्यालों में शराब डालने की बजाय प्यालों को पोंछना शुरू कर दिया। उसके कान इज़ुद्दीन की बातों पर लगे हुए थे। मेरा ख्याल है कि शाह आर्मीनिया तल खालिद से हरजम जाने की गलती कर रहा है, इब्ने उमर ने कहा। शायद तुम्हें यह डर है कि शाह आर्मीनिया की गैर हाजिरी में सलाहुद्दीन अयूबी तल खालिद को मुहासरे में ले लेगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ भी तो हम सलाहुद्दीन अयूबी की फौज पर अकब से हमला करेंगे। हम इस लड़ाई को तूल देंगे ताकि सलीबी अयूबी पर भरपूर हमला कर सके। मुझे यकीन है कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौज पिस कर रह जाएगी। आप कब जा रहे हैं? इब्ने उमर ने पूछा। 2 रोज बाद, इज़ुद्दीन मसूद ने कहा। खादिमा ने प्यालों में शराब डाली और दोनों को पेश की। इज़ुद्दीन ने खादिमा को बाहर चली जाने का इशारा किया। वो डेवड़ी में गई तो वहां से लाश उठाई जा चुकी थी। वो वहां कुछ देर बैठी। अचानक उसके मुंह से हाय की आवाज निकली और वो दोनों हाथों को पेट पर रखकर दोहरी हो गई। दरबान और दूसरे मुलाजिम दौड़े हुए आए। उसने कराहते हुए बताया कि पेट में अचानक दर्द उठा है। उसकी जगह फौरन दूसरी खादिमा बिठा दी गई। तबीब ने आकर उसे दवाई दी और 2 दिन की छुट्टी तजवीज कर दी। जब उसकी तबीयत जरा संभली तो वो मुख्तलिफ गुलाम गर्दिशों से गुजरती हुई रजी खातून के कमरे में चली गई। पेट दर्द का बहाना करके आई हूँ। तबीब ने आज और कल की छुट्टी लिख दी है। खादिमा जल्दी जल्दी बात करने लगी। आज इब्ने उमर खासा परेशान दिखाई देता है। उसकी बातों को सुनकर मुझे अंदाजा हुआ कि उसने अयूबी के दरवेश को मरवाने के लिए जो आदमी भेजा था, उसकी लाश आज सुबह उसे मिली है और साथ धमकी आमेज खत भी। इसका मतलब यह है कि इन कमबख्तों को दरवेश पर शक हो गया है, रजी खातून ने कहा। मैं जो ताज़ा खबर सुनकर आई हूँ वो तो आपको बताई ही नहीं। आका 2 रोज बाद शाह आर्मीनिया से मिलने हरजम जा रहे हैं। ये बात उन्होंने इब्ने उमर से की है कि शाह आर्मीनिया का उन्हें पैगाम आया है। मैं रात तक ड्यूटी से फारिग ना हो सकती थी, इसलिए मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया और आप तक पहुंची हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी तल खालिद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। मुझे नहीं मालूम कि तल खालिद में हमारे जासूस हैं या नहीं। यह खबर सलाहुद्दीन अयूबी तक पहुंचनी चाहिए। रजी खातून काफी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी। फवाद या उनके किसी साथी तक यह खबर तुम ही पहुंचाओ। मैं सलाहुद्दीन अयूबी की दुश्मनी और सलीबियों की दोस्ती के 2 पाटों के दरमियान पिस रहा हूँ। इज़ुद्दीन हारे हुए लहजे में गुफ्तगू कर रहा था।
उसके चेहरे से घबराहट आया थी। वो खातिमा के जाने के कुछ ही देर बाद रजी खातून के कमरे में आया था। रजी खातून उसकी परेशानी की वजह जानती थी, लेकिन उसने अनजान बनकर हमदर्दाना लहजे में कहा, मेरी तमाम हमदर्दियां आपके साथ हैं, लेकिन मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के हक में कोई बात करती हूं तो आपको शक होता है कि मैं उसकी हामी और आपकी मुखालिफ हूं। आपकी परेशानी की वजह यह नहीं है कि आपके और अय्यूबी के दरमियान अदावत पैदा हो गई है, बल्कि असल वजह यह है कि आपने उस कौम की दोस्ती पर एतमाद किया है जो आपकी दोस्त नहीं हो सकती। वो आपके दीन की दुश्मन ही रहेगी। वो आपसे अपना काम निकलवाने तक आपको धोखे देते रहेंगे। तो क्या मैं अय्यूबी के कदमों में जाकर तलवार रख दूं? इज़ुद्दीन ने तंजिया लहजे में कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी आपको अपना महकूम नहीं, इत्तेहादी बनाना चाहता है। रजी खातून ने शाइस्तगी से जवाब दिया, तुम उस शख्स की नीयत को नहीं समझ सकी हो। वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सल्तनत इस्लामिया की बात करता है, हालांकि उसका मकसद जाती सल्तनत की तोसी के सिवा कुछ नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि आप उसके अज़ाइम में रुकावट डालना चाहते हैं। अगर यही इरादा है तो परेशान होने की बजाय जंग की तैयारी करें और फौजों में इजाफा करें। हम जो तैयारी करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को उसकी फौरन खबर मिल जाती है। हमारा काबिल तरीन फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बाल्डोन से मुआहिदा करने बैरूत गया और वो गायब हो गया। हमारी इत्तला के मुताबिक वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास है। हमारे तमाम राज उसके पास है। हमने सलीबियों का असलहा और आतिशगीर मवाद करीबी कोहिस्तान में जखीरा किया। वो धमाके से तबाह कर दिया गया है। आज मेरे हिफाजती दस्ते के एक सिपाही की लाश मिली है। ऐसा महसूस होता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमारे गिर्द जासूसों का जाल बुन दिया है। सिपाही की कोई जाती दुश्मनी होगी जो कत्ल हुआ, रजी खातून ने अनजान बनकर कहा। उसे एक खास काम के लिए भेजा गया था। उसके कातिल भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के आदमी मालूम होते हैं। इज़ुद्दीन के लहजे से घबराहट आया थी। रजी खातून ने उसकी घबराहट में और इजाफा करने के लिए कहा, यह तो सारी दुनिया मानती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ता। जब वो सोया हुआ हो उस वक्त भी दुश्मन उसे यूं समझते हैं जैसे वो उनके सर पर बैठा हो। इस वक्त वो तल खालिद की तरफ जा रहा है, लेकिन यूं दिखाई देता है जैसे वो अपनी निगरानी में मौसल में तबाही कर रहा है। सलीबियों की फौज उससे कई गुना ज्यादा होने के बावजूद उस पर बढ़कर हमला करने की जुर्रत नहीं करती। आपकी अपनी फौज में कई कमांडर होंगे जो आपसे वफादार नहीं है। मैं इस हद पर पहुंच चुका हूं जहां से मेरी वापसी मुमकिन नहीं। 2 रोज बाद मैं सल्तनत से बाहर जा रहा हूं। अगर हालात ने साथ दिया तो कामयाब हो जाऊंगा। वो चुप होकर गहरी सोच में गुम हो गया और कुछ देर बाद बोला, रजी, मैंने एक उम्मीद तुमसे वाबस्ता कर रखी है। मेरे सरताज, मैं आपके एक बच्चे की मां बन चुकी हूं। मुझे बताएं, मैं आपकी कौन सी उम्मीद पूरी कर सकती हूं? मैं चंद दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं? बस यूं समझो कि जुआ खेलने जा रहा हूं। इज़ुद्दीन ने कहा, जुए में हार जीत दोनों का इम्कान होता है। फर्ज किया मैं नाकाम होता हूं तो मैं तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम मेरी तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाओगी और मेरा उसे समझौता करवा दोगी। बेहतर तो यह है कि आप शिकस्त से पहले ही सलाहुद्दीन अय्यूबी से कोई समझौता कर लें। ताहम आप जो हुक्म करेंगे मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगी। इज़ुद्दीन सर झुकाए कमरे से निकल गया। उसके जाते ही रजी खातून की मुलाजिमा अंदर आई और पूछने लगी, वाली मौसल आज बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ईमान और किरदार से मुनहरिफ होकर इंसान की यही हालत हुआ करती है। दीनों मिल्लत से दूर होकर बादशाही के ख्वाब देखने वाले उन पत्तों की तरह हो जाते हैं जो दरख्त से झड़कर इधर उधर हवा के दोष पर उड़ते रहते हैं। इज़ुद्दीन कभी मैदान जंग का सालार था जिससे सलीबियों के दिल लरजते थे, लेकिन आज वो इस कदर खौफजदा है कि मुझसे एक औरत से मदद की भीख मांग रहा है। रजी खातून के लहजे से एक वकार झलक रहा था। तल खालिद के मुहासरे से हमारा मकसद शाह आर्मीनिया राहूपन से अपनी शराई तस्लीम करवाना है कि वो इज़ुद्दीन की मदद ना करे। सुल्तान अय्यूबी अपने खेमे में सालारों के इजलास से मुखातिब था। उसके सामने आर्मीनिया का नक्शा पड़ा हुआ था। वो अपनी फौज के साथ आर्मीनिया के रास्ते पर पड़ाव किए हुए था। दरबान ने उसके कान के करीब आकर आहिस्तगी से कहा, मौसल से हरकारा आया है, फौरन अंदर भेज दो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा। दरबान ने खेमे का पर्दा उठाया और बाहर देखते हुए सर से इशारा किया। बाहर से एक नौजवान जिसके होंठ खुश्क और चेहरा उतरा हुआ था अंदर दाखिल हुआ। नींद के दबाव से उसकी आंखें बंद हुई जा रही थी। मालूम होता है कि तुमने मौसल से यहां तक आराम किए बगैर सफर किया है।
सुल्तान अयूबी ने आने वाले से कहा और दरबान को कहा, इसके लिए खाना यहीं ले आओ। खबर ही ऐसी थी कि आराम की मोहलत हासिल करना गुनाह करने के मुतरादिफ दिखाई देता था। हरकारे ने उखड़ी सांसों के साथ कहा, क्या खबर है? शाह आर्मीनिया अपने दारुल हुकूमत तल खालिद में नहीं बल्कि हरजम में खेमाजन है और इज़ोद्दीन हमारे खिलाफ मुआहिदा करने के लिए हरजम जा रहा है। इज़ोद्दीन अपनी फौज के 2-3 दस्ते भी साथ लाया है, कासिद ने जवाब दिया। तो गोया दोनों बादशाह शानो शौकत के साथ एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। सुल्तान अयूबी के होंठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। और मौसल में सलीबियों के क्या हालात हैं? जब से उनके जंगी सामान का अड्डा तबाह हुआ है, ठंडे ठंडे दिखाई दे रहे हैं, कासिद ने जवाब दिया। हरजम में शाह आर्मीनिया राहूपन और इज़ोद्दीन मसूद की मुलाकात की खबर पर कैसे यकीन कर लूं? इस खबर का तुम्हारा जरिया क्या है? सुल्तान अयूबी ने कासिद के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा। रजी खातून की खबर गलत नहीं हो सकती, कासिद ने कहा। रजी खातून ने आपको सलाम कहा है। अल्लाह अपनी इस बंदी को रहमतों से नवाजे। सुल्तान अयूबी की आवाज जज्बात के गलबे से भर्रा गई थी। और यह भी कहा है कि इज़ोद्दीन पर घबराहट तारी है और अगर उस पर एक जरब और पड़ी तो वो घुटने टेक देगा। मौसल में कोई जंगी तैयारी? सुल्तान अयूबी ने पूछा। इज़ोद्दीन का सारा इन्हिसार सलीबियों की मदद पर है। उसके लिए वो हाथ पांव मार रहा है, लेकिन फिलहाल उसमें उसे बज़ाहिर कोई कामयाबी नहीं मिली। अलबत्ता सलीबी जासूस और मुशीर सरगर्म है। रजी खातून और उनकी बेटी शमसुन निसा की कोशिशों से महल के अंदर का हर गोशा और हर राज हमारी नजर में है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम जो खबर लाए हो वो मेरे लिए कितनी कारामद है। मुझे उम्मीद है कि फौजों का अब इतना खून खराबा नहीं होगा जितना मुहासरे की सूरत में होता। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कासिद के चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए कहा, हमारी इससे पहले भी कहीं मुलाकात हुई है? जी सुल्तान मुअज्जम, करूने हमा की जंग के दौरान, कासिद ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम शायद फवाद है, सुल्तान अयूबी ने अपनी यादाश्त पर जोर देते हुए कहा। जी आलिजा, तुम जैसे नौजवानों को देखकर मिल्लत के मुस्तकबिल के बारे में सारी मायूसियां खत्म हो जाती हैं। सुल्तान अयूबी ने कासिद को दरबान के हवाले किया और अपने सालारों से मुखातिब हुआ। अब हम तल खालिद का मुहासरा नहीं करेंगे। छापा मारों का सिर्फ एक दस्ता मेरे हमरा हरजम की समत जाएगा। शाह आर्मीनिया राहूपन अपनी फौज के एक दस्ते के हमरा हरजम के सब्जाजार में 2-3 रोज से खेमाजन था। दिन में सैरो शिकार और रात को रक्सो सरूर की महफिल जमती। एक रोज वाली मौसल इज़ोद्दीन अपनी फौज के 2 मुंतखब दस्तों के हमरा आ गया। रात भर शराबो शबाब की महफिल जमी रही। इधर इज़ोद्दीन और शाह आर्मीनिया मखमली कालीनों पर बदमस्त हो रहे थे। उधर सलाहुद्दीन अयूबी उनसे 2-2.5 मील दूर छापा मार दस्ते के साथ पथरीली जमीन पर सोया हुआ था। दिन चढ़े जब शाही खेमों में नाश्ते की तैयारियां आरूज पर थी, 3-4 खाना बदोश हाथों में कशकोल पकड़े अपने ऊंटों की नकेल थामे खेमों के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। इज़ोद्दीन की खसूसी खादिमा ने उन्हें देखकर कहा, चलो यहां से दूर हट जाओ। शहजादी, भूखे को खाने के लिए मिल जाए, एक खाना बदोश ने आवाज लगाई। भाग जाओ इधर से, अगर मुहाफिज आ गया तो तुम्हारी जो दुर्गत बनेगी याद रखोगे, खादिमा ने कहा। फवाद को मौसल में तो कोई पकड़ ना सका, तुम यहां पकड़वा दो, खाना बदोश ने लड़की को कहा। ओह, खादिमा इधर उधर देखकर उसके करीब आ गई। तो तुम यहां भी पहुंच गए हो? देख लिया मेरी खबर गलत तो नहीं थी ना? लेकिन तुम यहां ना रुको, चले जाओ, तुमने यहां सब कुछ देख लिया है। ओए, कौन है ये? हटाओ इस बदबख्त को यहां से, किसी की आवाज आई। तुम्हें कितनी बार कहा है कि यहां अभी नाश्ता तैयार नहीं हुआ है, सुबह सुबह आ जाते हैं मांगने के लिए, खादिमा चिल्लाई। हरजम के शाही कैंप में आज रात गहरी खामोशी थी। शाह आर्मीनिया राहूपन के खेमे में उसके पास इज़ोद्दीन मसूद और मरवीन के इलाके का अमीर कुतुबुद्दीन गाजी बैठे हुए थे। अगर हम सलाहुद्दीन अयूबी के इत्तेहादी बन जाएं तो वो हमें अपना अमीर बनाकर रखेगा, लेकिन हम खुद मुख्तार ना होंगे। तोसीए सल्तनत के उसके अज़ाइम अब खुफिया नहीं रहे। बहुत से उमरा उसके इताअत गुजार बन चुके हैं। अगर मैंने उसको ना रोका तो वो ना सिर्फ मौसल बल्कि हलब पर भी हाथ साफ करेगा। लेकिन मैं अकेला उसके खिलाफ नहीं लड़ सकता और इमादुद्दीन भी अपनी फौजें हलब से नहीं निकाल सकता, क्योंकि सलाहुद्दीन की नजरें हलब पर लगी हुई है, इज़ोद्दीन कह रहा था। मैं जानता हूं सलीबियों की नजरें भी हलब पर टिकी हुई हैं, शाह आर्मीनिया राहूपन ने कहा। इसीलिए मैं सलीबियों के साथ कोई मुआहिदा नहीं करता, वो हमसे मदद के इवज हलब तलब करेंगे, इज़ोद्दीन ने कहा। सलीबी मुझे हर तरह की मदद देने के लिए तैयार है, लेकिन जंग महज मुशीरों और हथियारों से ही तो नहीं लड़ी जाती।
मैंने उन्हें यह भी कहा है कि मैं सलाहुद्दीन अयूबी को जंग में उलझा लेता हूं और वो उस पर हमला कर दे। मैंने उन्हें यह भी कहा था कि वो दमिश्क को मुहासरे में ले ले। अगर वो ऐसा करें तो सुल्तान अयूबी इलाके से निकल जाएगा। लेकिन न जाने वो क्या सोच रहे हैं। वो हम सबको अपना महकूम बनाने का सोच रहे हैं। सुल्तान अयूबी ना आए तो सलीबी हमें खा जाएंगे। हमें उन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, रहूपन ने कहा। मुझे मालूम हुआ है कि सलाहुद्दीन अयूबी की फौज तल खालिद की तरफ बढ़ रही है, इज़्ज़ुद्दीन ने कहा। सलाहुद्दीन अयूबी के साथ मेरी कोई बराह रास्त दुश्मनी नहीं। मैंने उसकी पेशकदमी का जायजा लिया है। उम्मीद है वो मेरी सरहदों से दूर रहेगा, शाह आर्मीनिया ने कहा। अगर हम अलग अलग रहें तो सलाहुद्दीन अयूबी एक एक करके सबको हड़प कर जाएगा। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आगे बढ़कर सलाहुद्दीन अयूबी पर हमला करता हूं, इज़्ज़ुद्दीन मसूद ने कहा। वो उस मौजू पर देर तक तबादला ख्यालात करते रहे। आखिर शाह आर्मीनिया रहूपन ने इस शर्त पर इज़्ज़ुद्दीन की तजवीज़ मान ली कि आर्मीनिया के फौजियों और जानवरों की खुराक की जिम्मेदारी इज़्ज़ुद्दीन उठाएगा। आधी रात के वक्त घोड़ों के टापों से यकायक फिजा गूंजने लगी। उस वक्त शाह आर्मीनिया इज़्ज़ुद्दीन के साथ नई जंग की मंसूबाबंदी कर रहा था। ये जिन सवारों के घोड़े खुलकर भागे फिर रहे हैं, इन्हें सुबह यहां पेश करना। ये बदबख्त खुद तो बेखबरी की नींद सो जाते हैं और हमें बेआराम किया हुआ है, शाह आर्मीनिया ने दरबान को बुलाकर गुस्से से कहा। लेकिन ये गुस्ताख घोड़े एक तरफ से सरपट आए और दूसरी तरफ गुजर गए। इनके सवारों के हाथों में मशलें थी जिनसे वो फौज के खेमों को आग लगाते जाते थे। खेमों में आग लगने से सिपाही हड़बड़ाकर उठे। फिर अचानक दूसरी तरफ से घोड़ों की एक कतार नमूदार हुई, जिनके सवार बर्छियों और तलवारों से अपने सामने आने वाले को काटते गुजर गए। जलते खेमों के बाइस तेज रोशनी हो गई थी। फिर तीरों की बारिश शुरू हो गई। घोड़ों और ऊंटों का शोर और जख्मियों की कराहें एक होलनाक मंजर पेश कर रही थी। इर्द गिर्द से अब आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। हथियार फेंक दो, इज़्ज़ुद्दीन हमारे सामने आ जाओ। शाह आर्मीनिया, हथियार फेंक दो, तुम्हारा दारुल हुकूमत हमारे मुहासरे में है। उनमें से कोई भी सामने ना आया। इज़्ज़ुद्दीन ने अपने एक वफादार कमांदार से घोड़ा मंगवाया। वो सवार हुआ और उस कयामत खेज आलम में अपने दस्ते और हरम की लड़कियों को छोड़कर फरार हो गया। शाह आर्मीनिया ने भागने की बजाय वही पड़ाव जारी रखा। सुबह दम खेमों की राख दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। जख्मियों की चीखों पुकार और बेमहार ऊंटों की भाग दौड़ अजीब मंजर पेश कर रही थी। हमलावरों का कुछ पता ना था कि वो किधर से आए और किधर चले गए। शाह आर्मीनिया दिन की रोशनी में अपने नुकसान का जायजा ले रहा था कि इतने में दो सवार शाह आर्मीनिया के सामने आकर उतरे। उनके हाथों में सफेद परचम था। उनमें से एक बोला, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने आपको सलाम कहा है और पैगाम दिया है कि वो किसी को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते। इज़्ज़ुद्दीन वापस मौसल चला जाए और आराम से बैठकर सोचे। सुल्तान की फौज तल खालिद के करीब पहुंच गई है। आपके वापस पहुंचने तक आपका दारुल हुकूमत हमारे कब्जे में होगा। अगर आप सुल्तान मिस्र की शराइत कबूल कर लें तो तल खालिद से हमारी फौज वापस आ सकती है। अगर आप मुकाबले का फैसला करते हैं तो नताइज को पहले जहन में रख लें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को कहो कि मैं अपने वजीर को शाम से पहले सुल्तान के पास भेज रहा हूं। फरवरी 1183 के उस शाम को शाह आर्मीनिया के दानिशमंद वजीर बख्त तैमूर ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ बात की। उसने सुल्तान अयूबी को तहरीरी वादा दिया कि शाह आर्मीनिया की फौज सुल्तान अयूबी के किसी दुश्मन की मदद नहीं करेगी। हरजम के मैदान से फरार होने के बाद इज़्ज़ुद्दीन मसूद मौसल में किलाबंद हो गया। वालिय मौसल का ख्याल था कि उसकी अहद शिकनी के रद्द अमल में सुल्तान अयूबी जरूर उसके ताक़ुब में आएगा, लेकिन उसके अंदाजे गलत साबित हुए। सुल्तान अयूबी ने मौसल के इलाके सिंजार पर कब्जा करके बड़ी हद तक अपने सियासी मकासद हासिल कर लिए थे और अब वो इमादुद्दीन पर जरब लगाने के लिए हलब की तरफ बढ़ रहा था। पहले उसने किला अमीद पर कब्जा किया। इस दौरान वालिय हलब ने सलीबी जनूनियों की फ्रैंक्स नामी मुसल्ला मिलेशिया से राब्ता किया और उनके सालार डोडी को मुआहदे के मुताबिक हलब के दिफा के लिए पुकारा, लेकिन डोडी किसी तरह भी सुल्तान अयूबी से दू बदू जंग में अपनी मिलेशिया झोंकने के लिए तैयार न था। इधर हलब में सुल्तान अयूबी के जासूस, जिन्हें रजी खातून के दौर में अंदर तक रसाई हासिल हो चुकी थी, पल पल उसे खबरें पहुंचा रहे थे। रजी खातून से अकीदत रखने वाला यहाँ का तबका भी मौसल के नए वाली के जुल्म जबर और मिल्लत फरोशी के किरदार के बायस उसके खिलाफ जज्बात से भरा हुआ था। चुनाचे 21 मई 1184 ईस्वी को सुल्तान अयूबी का लश्कर जब किला हलब के बाहर वसी और अरीज मैदान में खेमाजन हुआ तो हलब के वही बाशिंदे जिन्होंने मलिक सालेह के दौर में सुल्तान अयूबी के खिलाफ सख्त मुजाहमत की थी,
आज सुल्तान अयूबी की आमद पर अपनी खुशी के इजहार के लिए किले की दीवारों पर चढ़ आए। इमादुद्दीन ने नशाए हुक्मरानी में अपनी रियाया को अपना जर खरीद गुलाम और जानवर ख्याल किया था। आज ये अवाम उसके खिलाफ अपने जज्बात के इजहार के लिए आजाद हो चुके थे। अवाम की यह सूरत हाल देखकर इमादुद्दीन के खुशामदी मफाद परस्त उमारा इकट्ठे होकर सलाहुद्दीन अयूबी के पास पनाह लेने के लिए पहुंच गए, लेकिन सुल्तान अयूबी ने उन मफाद परस्त उमारा को कैद में डाल दिया। वाली हलब आज अंदरूनी और बैरूनी जंग हार चुका था। अपने उमारा की बेवफाई के बाद वाली हलब के पास सलाहुद्दीन अयूबी से सुलह की भीख मांगने के सिवा कोई चारा ना था। बड़ी रद्दोकद के बाद सुल्तान अयूबी ने उसकी जान बख्शी इस शर्त पर की कि वो हलब की हदूद से निकल जाए और सिंजार के इलाके में उसके लिए कुछ जागीर को मखसूस कर दिया, जहां वो सुल्तान अयूबी के मातहत अमीर की हैसियत से जिंदगी गुजार सकता था। 12 जून 1184 ईस्वी को सलाहुद्दीन अयूबी किसी खूनरेजी के बगैर फातेह की हैसियत से हलब में दाखिल हुआ। अवाम एक तरफ सुल्तान अयूबी के शहर में दाखिले पर नारा हाय तहसीन बुलंद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वो अपने साबिक हुक्मरान की अपने अहले खाना के साथ सिंजार की तरफ रवानगी का इबरतनाक मंजर देख रहे थे। जब इमादुद्दीन की सवारी उनके करीब से गुजरी तो किसी बंदाए मोमिन ने हजूम को मुखातिब करते हुए पुकारा, जरा इस गधे को देखो जिसने ताजा दूध यानी हलब को छोड़कर फटा हुआ दूध यानी सिंजार को पसंद कर लिया। अरबी में ताजा दूध को हलब और फटे हुए दूध को सिंजार कहते हैं। खानदानी गरूर और तकब्बुर के नशे में सरशार इमादुद्दीन के पास खून के घूंट पीने के सिवा कोई चारा ना था। अहले हलब के कह कहे दूर तक उसका पीछा करते रहे। हलब पर कब्जा हो जाने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी आलम इस्लाम का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गया था। दरियाए दजला से दरियाए नील तक और अफ्रीका के साहिल से तराबलस तक बड़े बड़े शहर उसके जेरे नगी आ गए। मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा से लेकर अल जजीरा तक उसकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जाती थी। सुल्तान अयूबी ने 2 माह तक हलब में मुकीम रहकर इंतजाम सल्तनत के साथ दिफाई इंतजामात को मजबूत किया। अगरचे बज़ाहिर इज़ुद्दीन मसूद को बेबस कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से रेशा दवानियों का खदशा लगा रहता था। इसलिए सुल्तान अयूबी ने अपने सारे गवर्नरों और शोबा जासूसी को सख्ती से हिदायत की कि इज़ुद्दीन मसूद की नकलो हरकत पर गहरी नजर रखी जाए। मई 1185 में रासल ऐन के मकाम पर सलाहुद्दीन अयूबी के जासूसों ने खबर दी कि मशरकी इलाके के तमाम हुक्मरान इज़ुद्दीन मसूद को फौजी इमदाद पहुंचाने के लिए मुत्तहिद हो गए हैं। चुनाचे जून के वस्त में वो मौसल के इलाके में पहुंच गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की आमद की खबर सुनकर वाली मौसल बदहवास हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि सुल्तान अयूबी इतनी जल्दी इतना बड़ा इकदाम भी कर सकता है। इज़ुद्दीन मसूद जानता था कि एक ना एक दिन सुल्तान अयूबी मौसल का रुख करेगा, इसलिए उसने किला मौसल में सामाने खुर्दोनोश के बड़े बड़े जखीरे जमा कर रखे थे। अगर यह मुहासरा 1 साल तक भी जारी रहता तो किले के महसूरीन को खाने पीने के सिलसिले में कोई दुश्वारी पेश न आती। सुल्तान अयूबी ने किले के सामने अपनी मंजनी के नस्ब की और किले की फसील पर संगबारी शुरू की। किला मौसल की खसूसियत यह थी कि उसकी फसीलें दोहरी थी। अगर किसी तरह एक फसील गिर भी जाती तो दूसरी फसील दिफा के लिए काफी थी। अगरचे इज़ुद्दीन मसूद महफूज 4 दीवारी में बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो नफसियाती तौर पर सलाहुद्दीन अयूबी से इस कदर खौफजदा था कि कभी कभी मजबूत तरीन पथरीली दीवारें भी उसे लकड़ी की नजर आने लगती थी। मुहासरा तवील हो चुका था। मौसल के शहरी सख्त परेशानी में मुब्तला थे। मजदूर पेशा लोगों का रोजगार खत्म होकर रह गया था। नहीं नहीं, इन्हें रोको, इन्हें रोको। इज़ुद्दीन मसूद की चीख सुनकर उसकी बीवी उठ बैठी। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे सरताज? बीवी ने पूछा। वो महल में दाखिल हो रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने के लिए। इज़ुद्दीन मसूद हड़बड़ाकर उठ बैठा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई ख्वाब नजर आया है, बीवी ने खावंद के पास बैठते हुए कहा। कुछ देर तक इज़ुद्दीन मसूद हैरानो परेशान नजरों से दीवारों को तकता रहा। तुमने किसी धमाके की आवाज नहीं सुनी? इज़ुद्दीन ने हैरानी से पूछा। ये आवाजें तो हम पूरे 1 महीने से सुन रहे हैं, बीवी ने कहा। दुश्मन की संगबारी तो रात दिन जारी है। क्या ये संगबारी बंद नहीं हो सकती? इज़ुद्दीन खुद कलामी के अंदाज में गोया हुआ। ये तो सलाहुद्दीन अयूबी ही बता सकता है, उसी से जाकर पूछ ले, बीवी ने अजराहे तफन्नुन कहा। रजी खातून को बुलवाओ, इज़ुद्दीन ने बीवी को कहा। क्यों, उसके बगैर दिल उदास हो गया है क्या? बीवी ने कहा। मजाक का वक्त नहीं है, तो फिर उससे खुद जाकर मिल आए। मैं उसको अपने कमरे में क्यों बुलवाऊं?
अगर तुम उसे नहीं बुलवाओगी तो तुम्हें उसके पास आना पड़ेगा। इज़ुद्दीन ने बिस्तर से उठते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। तुम्हें अब भी अटखेलियां सूझ रही हैं। थोड़ी देर में उसने रजी खातून को जा जगाया। खैरियत तो है मेरे सरताज? रजी खातून ने हैरत से पूछा। खैरियत ना खैरियत की कुंजी तुम्हारे पास है, इज़ुद्दीन ने थके हुए लहजे में कहा। मैं समझी नहीं। रजी खातून अब भी हैरत व इस्तेजाब की हालत में थी। रजी खातून, मैंने तुम्हें एक बार कहा था ना कि मैंने तुमसे कुछ उम्मीद वाबस्ता कर रखी है। जी याद है, रजी खातून ने कहा। तो अब वह मुश्किल वक्त आ गया है कि जिससे निकलने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। मुझ नाचीज के लिए क्या हुक्म है? सुबह आप लोग सलाहुद्दीन अयूबी के पास जाएंगे और उससे सुलह की बात करोगे। हम लोग से मुराद कौन है? तुम्हारे साथ वालिदा मोहतरमा और मुराद खातून। इन्हें मेरी निगरानी के लिए भेजा जा रहा है। रजी खातून ने दूसरी बीवी का नाम सुनकर कहा। नहीं, मुराद खातून को यह समझाने के लिए कि रजी खातून खुद उसके लिए और हमारी सल्तनत के लिए किस कदर अहम है। मुझे जाने से इनकार नहीं, लेकिन क्या यह वफ्त खवातीन पर मुश्तमिल होगा? हाँ, ऐसे ही होगा, इज़ुद्दीन ने हारे हुए जवारी के लहजे में कहा। आलिजा को तो यह गवारा न था कि लोग ये कहें कि इज़ुद्दीन मसूद के अमूर सल्तनत पर कोई औरत हावी है। रजी खातून ने शादी के बाद की पहली मुलाकात में इज़ुद्दीन मसूद के कहे हुए अल्फाज याद दिलाते हुए तंज भरे अंदाज में कहा, आज आप अलल ऐलान खानदान जंगी की खवातीन को इतनी अहम सफारत पर भेज रहे हैं। हाँ, डूबते को तिनके का सहारा लेना पड़ता है। जिसके पास वजीरों और मुशीरों की सूरत में बड़े बड़े शहतीरों के सहारे मौजूद हों, उसे तिनके का सहारा लेने की क्या जरूरत है? वो शहतीर नहीं, वो ऐसे तीर हैं जो खता हो चुके हैं। सलाहुद्दीन अयूबी अब तुम्हारे अलावा किसी की बात पर एतमाद नहीं करेगा। मुझे जाने से इनकार नहीं है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, रजी खातून ने कहा। वो क्या? इज़ुद्दीन ने हैरानी से पूछा। सिर्फ ये कि जब सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मुकद्दस की मुहिम पर रवाना हो तो मुझे और मेरी बेटी को उसके हमरा दमिश्क में रखा हुआ वो मिंबर साथ ले जाने की इजाजत हो, जो सुल्तान आदिल ने इसलिए तैयार करवाया था कि बैतुल मुकद्दस की फतह के बाद उस मिंबर पर खड़े होकर मुसलमानों से खिताब करे। उनकी उस ख्वाहिश की तकमील हमारे जिम्मे एक कर्ज है। रजी खातून, मैं समझता था कि अब तुमने दिन में ख्वाब देखने बंद कर दिए होंगे। बैतुल मुकद्दस की फतह एक ख्वाब है जिसे सलाहुद्दीन अयूबी लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिखाता फिर रहा है। सलीबी बहुत ताकतवर है। सलीबी ताकतवर नहीं, मुसलमानों के इंतशार ने उन्हें ताकतवर बना दिया है। सुल्तान आदिल मरहूम के पांव की जंजीर भी मुसलमानों के उमारा थे और सलाहुद्दीन अयूबी के लिए भी। अब जबकि ये जंजीर टूट रही है, मुझे यकीन है कि किबला अव्वल फिर से मुसलमानों के सजदों से आबाद होगा। रजी खातून ने यकीन से सरशार लहजे में कहा। अगर सुल्तान आदिल जैसा हुक्मरान बैतुल मुकद्दस सलीबियों से ना छुड़वा सका तो एक गुलामजादे की क्या हैसियत है? यह जरूरी नहीं कि हर काम ज़ाइम अव्वल के हाथों ही अंजाम पाए। अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को इसी अर्ज़े मुकद्दस को फतह करने का हुक्म दिया था, लेकिन गुलाम फितरत कौम के कम हिम्मत और दुनिया परस्त उमारा ने अपने नबी से कहा कि हम इस जमीन में हरगिज दाखिल ना होंगे, क्योंकि वहां तो बड़ी जब्बार कौम रहती है। लिहाजा अल्लाह ने नबी की मौजूदगी के बावजूद उन्हें मैदान तीह में भटकने के लिए छोड़ दिया। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 40 साल गुजरने के बाद जब गुलामी की खूगर पुरानी नस्ल मर खप गई और आज़ादी से आशना नई नस्ल उठ खड़ी हुई, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत योशे बिन नून की सरबराही में अर्ज़े मुकद्दस को फतह कर लिया। मुझे तुम्हारे किसी मुतालबे पर कोई एतराज नहीं है। इज़ुद्दीन के लहजे में आमादगी और खुद सुपुर्दगी मौजूद थी। इज़ुद्दीन मसूद जानता था कि उसकी मुसलसल अहद शिकनियों के बाइस सुल्तान अयूबी उससे किसी मुआहदे का एतबार नहीं करेगा। उसके लिए इसके सिवा चारा ना था कि वो खानदान जंगी से सुल्तान अयूबी की जज्बाती वाबस्तगी का सहारा पकड़े। चुनाचे उसने अपनी बूढ़ी वालिदा और दोनों बीवियों को सुलह की दरख्वास्त देकर सुल्तान अयूबी की तरफ रवाना किया। बादशाहों की तारीख में शायद ही कोई ऐसा वाकया पेश आया हो कि जब मर्दों की बजाय औरतों ने सफारत के फराइज अंजाम दिए हों। सुल्तान अयूबी ने खानदान जंगी की मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का बेहद एहतराम किया। मोहतरम रजी खातून, तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैंने खानदान जंगी के वक़ार की बहाली को हमेशा खुद पर तरजीह दी और उस मिशन पर उन्हें खड़ा करने की कोशिश की जिस पर सुल्तान आदिल मरहूम मुझे खड़ा करके गए थे। लेकिन इस्तिकबार नफ्स के असीर खानदान जंगी के उमारा ने
इत्तेहाद मिल्लत की मेरी तमाम कोशिशों को सुबुताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन सलीबियों से दोस्ती की पींगे बढ़ाते रहे जिनके खिलाफ सुल्तान जंगी मरहूम सारी जिंदगी जिहाद करते रहे। खुद तुम्हारे बेटे को खानदान जंगी के इन उमारा ने सलीबियों का दरियूजा गर बना दिया। मलिक साले पर भी जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो उसने अपनी मासूम बहन शम्सुन निसा को मेरे पास भेज दिया। खानदान जंगी की उस निशानी को देखकर मैंने फिर से मलिक साले को हुक्मरान रहने दिया, लेकिन उसके बाद भी मरने तक वो सलीबियों के हाथों में ही खेलता रहा। अब आप लोगों को भी वक्त गुजारी के लिए मेरी तरफ भेज दिया गया है। मैं आप सबका दिल से एहतराम करता हूं, लेकिन याद रखिए कि फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से मोमिन एक सुराख से दोबारा नहीं डसा जाता। इसलिए मैं बसद एहतराम आपसे माजरत खा हूं। इज़ुद्दीन मसूद की हैरत की इंतहा ना रही जब सुल्तान अयूबी ने रजी खातून के वफ्द की सुलह की दरखास्त को भी तस्लीम ना किया। इज़ुद्दीन मसूद सुल्तान अयूबी के इनकार के पीछे कोई और ही खूनरेज मंजर देख रहा था, इसलिए उसने एक लम्हा जाया किए बगैर अपना दूसरा वफ्द खलीफा बगदाद की तरफ इस अपील के साथ भेजा कि वो उनके और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान सुलह करवा दे। आखिरकार खलीफा बगदाद की सिफारिश और मुदाखलत से सुल्तान अयूबी इज़ुद्दीन के वफ्द के साथ मुज़ाकरात पर आमादा हो गया। फिर तवील मुज़ाकरात के बाद सुल्तान अयूबी और इज़ुद्दीन मसूद के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसके मुताबिक पूरा शुमाली अल जजीरा और कुर्दिस्तान सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की सल्तनत में शामिल हो गया। दरियाए फुरात और दजला का दरमियानी इलाका इज़ुद्दीन मसूद के पास रहने दिया गया, जहां अब इज़ुद्दीन मसूद सलाहुद्दीन अयूबी के मातहत कारिंदे की हैसियत रखता था। इज़ुद्दीन मसूद ने सुल्तान अयूबी के इक़्तिदार को कुल्ली तौर पर तस्लीम कर लिया था। खुतबात जुमा व ईदैन और सिक्कों में सुल्तान अयूबी का नाम शामिल कर लिया गया। इससे पहले हारान के हुक्मरान कोकबरी, हाकिम कीफा नूरुद्दीन, अमीर अरबैल बदरुद्दीन और हाकिम अल जजीरा संजर शाह जंगी सुल्तान अयूबी की इताअत इख्तियार कर चुके थे। हलब के ज़ेरनगी आने के बाद सुल्तान अयूबी एशियाई कूचक का सबसे बड़ा हुक्मरान बन चुका था। अब उस मुआहिदे ने उसे मजीद ताकतवर कर दिया था। 2-3 साल के अंदर अंदर अक्सर मुसलमान उमारा ने उसकी इताअत इख्तियार कर ली। सियासी सूरत हाल की उस तब्दीली ने सलीबी रियासतों के लिए एक लम्हा फिक्रिया पैदा कर दिया था। चुनाचे 7 सलीबी हुक्मरानों ने बड़ी सलीब सलीबुस सलबूत पर मुत्तहिद होकर सुल्तान अयूबी के मुकाबले की कसम खाई। 4 जुलाई 1187 ईस्वी के रोज हतीन के मैदान में सुल्तान अयूबी के साथ सलीबियों का मुकाबला हुआ। दिन भर जंग जारी रही और शाम तक सिपाहियों के अलावा 6 सलीबी बादशाह कैदी की हैसियत से सुल्तान अयूबी के सामने मौजूद थे। सुल्तान अयूबी ने करक के शहजादा अरनात के सिवा बाकियों की जान बख्शी कर दी। अरनात चूंकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अलल ऐलान गुस्ताखियां करता था, इसलिए सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने हाथ से उसके कत्ल करने की कसम खाई हुई थी। चुनाचे सुल्तान अयूबी ने उसे अपने हाथों कत्ल किया। 8 जुलाई 1187 को फलस्तीन का शहर अकरा फतह किया और उसके बाद बैतुल मुकद्दस से जानिब मशरिक 40 मील के फासले पर अस्कलान पर चढ़ाई की। 2 सितंबर 1187 के रोज सुल्तान अयूबी ने अस्कलान का मुहासरा कर लिया और 19 सितंबर को उस पर कब्जा कर लिया। अब सुल्तान अयूबी के और बैतुल मुकद्दस के दरमियान कोई बड़ी रुकावट बाकी ना रही थी। वो बैतुल मुकद्दस जिस पर सलीबी 15 जुलाई 1099 ईस्वी को काबिज हुए और उनके उस कब्जे में मुसलमान हुक्मरानों का शर्मनाक किरदार शामिल था। शेजर की रियासत के अमीर ने सलीबियों की फौज को रोकना तो दूर की बात, उल्टा उसने उसे रसद और गाइड फराहम किए। हमा और तराबलस के मुसलमान उमारा ने सलीबियों का रास्ता रोकने की बजाय उन्हें तहाइफ पेश किए थे। उन्होंने अपनी अपनी रियासतों को बचाने के लिए सलीबियों को बैतुल मुकद्दस तक पहुंचने के लिए हर सहूलत फराहम की थी। सलीबियों ने उस शहर में दाखिल होकर किसी बूढ़े और बच्चे को जिंदा ना छोड़ा, लड़कियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया, मस्जिदों को बदकारी के अड्डे बना दिया गया और बेइंतहा लूटमार की गई। तकरीबन 88 साल से बैतुल मुकद्दस के मुसलमान कस्मा पुरसी के साथ गुलामाना जिंदगी गुजार रहे थे। 20 सितंबर 1187 की शाम को सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस का मुहासरा कर लिया और बिलाखिर 2 अक्टूबर 1187 बरोज जुमा सुल्तान अयूबी शहर मुकद्दस में फातेह की हैसियत से दाखिल हुआ। और ये वही रात थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बैतुल मुकद्दस आए और फिर यहाँ नबियों की इमामत करवाने के बाद अल्लाह के हजूर मिराज पर तशरीफ ले गए। सुल्तान अयूबी जब शहर में दाखिल हुआ तो दीगर अमायदीन के अलावा नूरुद्दीन जंगी की बेटी शम्सुन निसा और बेवा रजी खातून उसके हमरा थी।
वो दमिश्क से उस मिंबर को अपने साथ लाई थी जो नूरुद्दीन जंगी ने मस्जिद अक्सा में रखने के लिए बनवाया था। उसकी जिंदगी में तो उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई, लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने उसके उस ख्वाब को ताबीर बख्श दी। दोनों माँ बेटियों की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे और सुल्तान अयूबी इस बात का एतराफ किए बगैर ना रह सका कि मैंने महाज़े जंग के मोर्चों को कंट्रोल किया तो रजी खातून ने घरों और शहरों के मोर्चों पर जंग लड़कर मेरे काम को आसान कर दिया। अल्लाह ऐसी अजीम खातून पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। और दोस्तों, यहाँ पर इस तारीखी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद है आपको ये तारीखी दास्तान पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी ही दिलचस्प तारीखी दास्तानें सुनने के लिए हमारे चैनल डिजिटल उर्दू लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।